हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट नंबर 13 वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो हमने डाल दिए हैं और उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा बायोलॉजी, रेलवे बायोलॉजी नाम से रेलवे बायोलॉजी क्लास, और उसमें सारे जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। और आज से हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता की आनुवंशिकता क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है। आपने इसका नाम सुना होगा कि भाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए गए थे उनके बारे में। तो आज से हम आनुवंशिकता की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आनुवंशिकता का पहला वीडियो है और एक और वीडियो आएगा आनुवंशिकता का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है गाइस इस पीडीएफ को बनाने में कितना टाइम लगता है टाइपिंग करने में। और गाइस आपके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में जहाँ जहाँ भी टर्म्स आई हैं उनका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है आपके लिए। तो गाइस एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई आनुवंशिकता, आनुवंशिकी होती क्या है, यानी कि जेनेटिक्स होती क्या है। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण में उनकी आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। यानी कि ये साइंस की वह शाखा होती है, ठीक है, वह ब्रांच होती है जिसमें हम सजीवों में, यानी कि आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, यानी कि अपने जो माता पिता हैं उनके कौन कौन से गुण आए हैं उसे बोलते हैं आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। और कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, मतलब वेरिएशंस, उनका अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को बोला जाता है आपके आनुवंशिकी। और सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग आपके किस वैज्ञानिक ने किया था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो आपके बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जेनेटिक्स शब्द है, आनुवंशिकी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग था वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। और जो आपका जेनेटिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। जीन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जीन क्या होता है। तो जेनेटिक्स के बारे में ये चीज़ें हैं कि भाई जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया और जेनेटिक्स शब्द कहाँ से आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। हेरेडिटरी और कैरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई आदमी है, अगर उसकी लंबाई अच्छी है ना, तो अगर उसका बेटा भी लंबा पैदा होता है, अगर उसकी बेटी भी लंबी पैदा होती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी हाइट है उसके पिता को गई है ना। मान लीजिए उसका जो माता है या कोई पिता है उसका कलर डाउन है, थोड़ा डार्क है, अगर वो काला पैदा हो गया तो क्या बोलते हैं कि भाई ये अपनी माँ को गया है, पिता को गया। कई बार देखे होंगे आपने आपके परिवार में ऐसे बोलते हुए कि इसकी नाक इसके दादा को गई है, इसका मुंह उसको गया है, ऐसे बोलते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए लंबापन है ना, कि भाई लंबाई ट्रांसफर हो गई या रंग ट्रांसफर हो गया या जो भी है, मतलब बहुत सारे आपके गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है कि भाई वंशागति क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है ना, वंशागति क्या होती है। तो देखिए आपका क्या होता है कि लक्षण होते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। कि मान लीजिए आपका पिता था, उसकी लंबाई अगर अच्छी थी तो उसका बेटा है उसकी लंबाई भी अच्छी होगी, फिर आपके जो पुत्र होंगे, मतलब आपके पिता के पोते, वो भी लंबे पैदा होंगे। तो होता है कि ये जो गुण है ना वो लगातार चलता रहता है ना। तो आपका वंशागति का मतलब क्या होता है कि भाई जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका जनक पीढ़ी से और संतति पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही आपका वंशागति कहलाता है। मतलब आपका कोई भी आनुवंशिक लक्षण है ना, जैसे लंबाई है या लंबाई को ले लो, रंग को ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो जनक पीढ़ी से यानी कि पेरेंटियल जनरेशन से आपकी संतति पीढ़ी यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो जनरेशन होती है उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं वंशागति, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो हेरिडिटी शब्द है, वंशागति शब्द है, इसको सबसे पहले आपके स्पेंसर नामक वैज्ञानिक था, उसने 1863 में उपयोग किया गया था। यानी कि अगर हम कहें कि हेरिडिटी शब्द को सबसे पहले काम किसने लिया था, तो आपका जो आपका स्पेंसर नामक वैज्ञानिक था उसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अब देखिए
लैंगिक जनन जो होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई आपका लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन वैसा जनन होता है जिसमें दो अलग अलग आपके जनक होते हैं, है ना, वो आपके क्रिया करते हैं और नया जीव है वो बनाते हैं। तो होता क्या है कि लैंगिक जनन जब होता है ना, तो लैंगिक जनन के दौरान आपके जीन हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। आपको पता होगा नई संतान जब बनती है तो उसमें आधे जीन होते हैं वो माता के आते हैं, आधे आपके पिता के आते हैं। तो जीन क्या होते हैं, जीन आपके एक्सचेंज होते हैं, और जब जीन एक्सचेंज होते हैं ना, इसी के कारण जो एक ही जाति के लोग होते हैं उनके बीच विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके माता पिता हैं, एक माता है एक पिता है ना, तो मान लीजिए आप 3-4 भाई बहन हैं, तो आपके अंदर कुछ न कुछ समानता नहीं होती है और कुछ न कुछ आपके विभिन्नताएं होती है नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मान लो 2 भाई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों के दोनों भाई आपके समान ही हो, मतलब हाइट भी समान हो, शरीर का बनावट समान हो, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है कुछ न कुछ। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि भाई आपका जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी वजह से पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि भाई आपका एक ही जाति के जो सजीव होते हैं उनमें विभिन्नता होने का प्रमुख कारण क्या है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन आपका विभिन्नता का प्रमुख कारण होता है, लैंगिक जनन के कारण ही आपकी विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। अब चलिए बात करते हैं मेंडलवाद की कि भाई मेंडलवाद क्या होता है, मेंडलिज्म क्या होता है। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में बहुत बार पूछा गया था कि भाई किसको आपका आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आपका जो मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पादपों के ऊपर वंशागति के नियम दिए थे, और ये जो नियम थे इन्हीं को आपके मेंडलिज्म कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है, यानी कि मेंडल के नियमों को ही आपका मेंडलवाद कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं मेंडल के जीवन परिचय के बारे में कि भाई मेंडल कौन था और उसको क्यों एक प्रकार से जो आपका आनुवंशिकता जनक क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है। तो देखिए, मेंडल का जीवन परिचय उसके बारे में देख लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिलीसियन गांव में हुआ था। ठीक है, ये 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के पादरी बने। प्रीस्ट जो होते हैं, पादरी आप जानते ही हैं, जैसे हिंदुओं में मंदिरों में पुजारी रहते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से जो आपके अलग अलग धर्मों में अलग अलग होते हैं, है ना, तो प्रीस्ट आपके जो आपका चर्च होती है उसमें जो रहता है पुजारी, उसको आपका प्रीस्ट बोला जाता है, मतलब पादरी बोला जाता है। तो ये पादरी बन गए थे, वहाँ के जो ऑस्ट्रिया का एक ब्रून शहर है वहाँ उनको पादरी बना दिया गया था। तो जब ये पादरी बने तो उनका जो चर्च था ना, उनके सामने क्या था, एक मटर का उद्यान था, मतलब मटर का बगीचा था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 7 साल तक लगातार मटर के पौधों के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट किसके किए थे, संकरण के, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो ये आपका जो 7 वर्षों तक इन्होंने संकरण करवाया, तो इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिली, बहुत सारे उन्होंने अध्ययन किया, तो इसलिए इन्होंने अपने नियम दिए गए थे। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आगे हैं, इन्होंने जो 7 साल तक अपने जो प्रयोग किए और प्रयोग के जो रिजल्ट थे, उन्होंने एक आपके सोसाइटी थी जिसे बोलते थे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये एक संस्था थी, इसके सामने इन्होंने प्रस्तुत की अपने जो भी इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था उसमें जो भी रिजल्ट इनको प्राप्त हुए, उन्होंने 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के इन्होंने दे दिया। लेकिन क्या हुआ, 1865 में उन्होंने क्या किया, इसको अध्ययन किया, और 1866 में जो आपकी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक वार्षिकी पुस्तक निकलती है, मैगजीन निकलती है, उसमें आपको ये जो प्रयोग किए गए थे उनको एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से छाप दिया गया। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था कि भाई जो मेंडल के नियम दिए गए थे उनको किस पुस्तिका में छापा गया और किस शीर्षक से छापा गया। तो गाइज एक एक लाइन ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर की। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि मेंडल ने जो अपने नियम दिए गए थे उनको किस पत्रिका में आपका छापा गया था और किस टाइटल से छापा गया था। तो जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उन्हें ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो बुक थी, है ना, एनुअल मैगजीन, उसके अंदर छापा गया था, और जो टाइटल रखा गया था, उसका जो शीर्षक रखा गया था वो रखा गया था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आपके पादप के संकरण पर प्रयोग। इस नाम से आपके जो प्रयोग किए थे उनको यहाँ पर छापा गया था मैगजीन के अंदर। ठीक है,
अब देखिए, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए गए हैं और उन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। तो पूछ लेता भी मेंडलवाद क्या होता है, तो मेंडल ने जो नियम दिए थे ना उन्हें हम मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, मेंडल ने वैसे डायरेक्टली कोई नियम नहीं दिए गए थे, लेकिन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ना उनके आधार पर 3 अलग अलग नियम बाद में निकाले गए थे, तो उन्हें आपके मेंडलवाद कहा जाता था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल को सफलता क्यों मिली। ठीक है, क्या कारण थे जिनकी वजह से मेंडल अपने प्रयोगों में इतना सफल रहा, तो उसके कारण है देखिए, पहले बात तो ये कि मेंडल ने क्या किया, एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसका मतलब ये है कि भाई मान लो कि आपने बहुत सारे पौधों में संकरण करवाया, तो उन्होंने ये देखा कि भाई एक तो एक ही आपका गुण, जैसे मान लीजिए लंबाई को देखा कि भाई पहली पीढ़ी में जो आपका मटर का पौधा था उसका कितनी लंबाई रही, दूसरी पीढ़ी में कितनी लंबा रही, तीसरी पीढ़ी में कितनी लंबाई रही, और क्या किया उन्होंने एक समय में एक ही गुण को देखा। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ कर दिया हो कि लंबाई भी देख ली, फिर उसके फूल का रंग भी चेक कर लिया, मटर के दाने देख लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक साथ एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया कि भाई एक चीज में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि अपने मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो पादप था ना, जो पौधा जिसके ऊपर प्रयोग करने थे, उसका चयन भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया था, और उसने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा कि भाई मेंडल को सफलता क्यों मिली, तो मेंडल की सफलता का तीसरा कारण ये था कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनका जो भी डेटा प्राप्त हुआ था उनका उन्होंने सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, बहुत ही केयरफुल एनालिसिस किया कि भाई कोई गुण है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो इस वजह से जो मेंडल था उसको अपने जो भी प्रयोग किए गए थे उनमें सफलता मिली थी। अब सबसे बड़ा सवाल आगे आता है कि भाई मटर का पादप का चयन क्यों किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कैसे बन के आ सकता है, ग्रुप डी में और 2018 में आया भी था। ठीक है भाई, आपका मेंडल था उसने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, यानी कि पी प्लांट का यूज ही क्यों लिया। दूसरा, आपका कोई पादप था उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, पहला कारण तो ये था कि जो मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय पौधा होता है। 1 वर्षीय का मतलब है कि 1 साल के अंदर इसमें सब कुछ हो जाता है, जैसे बीज आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मान लीजिए अगर इसके से कोई और ऐसा ये मान लीजिए किसी बांस के ऊपर अगर प्रैक्टिकल करता, तो आपको पता होना चाहिए कि बांस जो होता है, बांस में आपके 12 साल में जाके एक बार फूल आता है। तो सोचो अगर वो बांस के ऊपर प्रयोग करता और उसकी 3-4 पीढ़ियों का अध्ययन करता तो उसकी आधी जिंदगी तो ऐसे निकल जाती। तो उन्होंने मटर का पौधे का चयन इसलिए किया कि मटर का पौधा की जो फसल है 1 साल में बनकर तैयार हो जाती है, तो वो उसमें होने वाले जो गुण थे उनका आसानी से वो अध्ययन कर सकता था। तो पहला कारण ये था कि जो मटर का पौधा था 1 वर्षीय पौधा था, जिससे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। पहला कारण तो ये। दूसरा, आपका जो मटर होता है वो आपका द्विलिंगी पुष्प होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है द्विलिंगी पुष्प क्या होता है और आपका एकल लिंगी पुष्प क्या होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और मोनोसेक्सुअल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो द्विलिंगी क्या होता है, ऐसा पुष्प जिसका जो आपका वर्तिकाग्र और आपका पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और ऐसे पुष्प जो होते हैं उनमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। स्वपरागण यानी पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, कल या परसों की जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आपका स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि एक ही फूल होता है ना, उसमें आपके वर्तिकाग्र से वो आपके जो पुंकेसर होता है ना उसके आपका परागकोश होते हैं, परागकोश का वर्तिका से वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर होना, वो आपके परागण कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण एक परपरागण। अगर एक फूल के खुद ही फूल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, एक ही फूल के वर्तिकाग्र से आपका ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलते हैं स्वपरागण। और एक फूल के पुंकेसर से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलते हैं आपके परपरागण। तो आपका जो मटर का फूल होता है ना वो एक द्विलिंगी पुष्प होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। इसमें आपके दोनों चीजें पाई जाती हैं, इस वजह से इसमें स्वपरागण आसानी से किया जा सकता था। पहला कारण तो ये है। अगला कारण ये था कि जो मटर का पादप है उसमें विपुंसन विधि के द्वारा, ठीक है, यानी कि विपुंसन विधि के द्वारा एम्स्कुलेशन मेथड के द्वारा कृत्रिम परपरागण भी किया जा सकता है। परपरागण का मतलब है कि एक पौधे से आपके जो परागकोश हैं उनका आपके दूसरी पौधों के ऊपर भेजना। तो ये हम कृत्रिम मेथड की सहायता से, मतलब आर्टिफिशियल
पोलिनेशन की मदद से इसमें पर परागण भी किया जा सकता है। ये इसका एक और कारण था। अगला कारण था कि जो मटर के पौधे हैं उसमें विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते थे। विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि भाई मटर का जो पौधा होता है उसमें कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर में आपके 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जिनके आपके जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई 2 प्रकार से हो सकती है, या तो सर बौनापन हो सकता है ना, बौनापन, या फिर लंबापन, है ना। तो इसी प्रकार से जोड़े के रूप में अगर कोई भी कैरेक्टर पाया जाता है ना, कोई भी लक्षण, उसको बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। तो मटर के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मटर में कुल कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर में आपके 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, एंटीपायरेटिक सिम्टम्स, ठीक है। और वो 7 होते हैं, ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आपके 7 लक्षण होते हैं। देखिए, पहला अगर हम हाइट की बात करें कि भाई हाइट के आधार पर कौन कौन से होते हैं, हाइट के आधार पर 2 होते हैं, एक तो लंबा एक बोना, यानी कि आपका टाल और ड्राफ्ट। दूसरा पुष्प की स्थिति, यानी कि फ्लावर है, जो फ्लावर है उसकी पोजीशन कि फूल है वो कहाँ आया है। तो देखिए फूल आपका कक्ष यानी कि एक्सिस, उसके एक्सिस पर आ सकता है, उसके कक्ष पर आ सकता है। दूसरा उसके अग्रस्थ यानी कि आगे वाले हिस्से पर आ सकता है, यानी कि टर्मिनल पर। तीसरा परिपक्व फली की आकृति, यानी कि जो फली आई, मटर की जो फली बनी, ठीक है, मटर की जो फली बनी ना, मटर की जो फली, ठीक है, वो आपकी उसकी आकृति कैसी रही, है ना। तो उसकी आकृति हो सकती है वो फूली हुई हो, उसके अंदर मटर के दाने पड़े हुए हों, या संकीर्णित मतलब आपके पतली चपटी हुई सी बने। तीसरा आपका ये होता है विपर्यासी लक्षण। चौथा आपकी जो मटर की आपकी जो फली है उसका कलर कैसा है। तो देखिए 2 प्रकार की हो सकती है, तो पीली या फिर हरी। तो हरी और पीली ये इसके विपर्यासी लक्षण हो गए। अगला कि जो फूल आया, फ्लावर आया, उसका कलर कैसा था। तो 2 प्रकार के थे, एक तो बैंगनी एक सफ़ेद। 2 प्रकार के फूल जो मटर में आते हैं वो थे। तीसरा अगला है आपका छठा की बीज की आकृति, कि भाई जो बीज बना, सीड बना, उसकी ज्योमेट्री कैसी थी। तो बीज 2 प्रकार के प्राप्त हुए थे उनको मटर में, एक तो गोलाकार और एक आपका झुर्रीदार, ठीक है। इसके अलावा बीज का रंग यानी कि सीड कलर वो आपका एक तो पीला और एक हरा, 2 प्रकार के प्राप्त हुए थे। तो ये आपके 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के अंदर। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि भाई मटर जो होता है उसमें कितने आपका विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये 7 पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग जब कर दिए थे ना, तो मेंडल को कोई नहीं जानता था, क्योंकि मेंडल ने अपने नियम नहीं दिए गए थे, मेंडल ने सिर्फ अपने प्रयोग करके छोड़ दिया गया था। लेकिन बहुत सालों के बाद आपके लगभग 1900 में, वर्ष 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक आए, जिनके नाम था, एक था ह्यूगो डी ब्रीज, एक का नाम था ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरा नाम था कार्ल कोरेन, और तीसरा था एरिक वॉन सेरवॉक, ठीक है। तीसरा है आपका इरिन वॉन और सेरमार्क, ठीक है। ये आपके 3 वैज्ञानिक थे, और इन्होंने मेंडल के नियमों को, जो मेंडल ने जो प्रयोग दिए थे उनके ऊपर उन्होंने वापस से प्रयोग किए कि भाई जो मेंडल ने प्रयोग किए थे क्या वास्तव में सच थे या फिर झूठे थे। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल के जो प्रयोग किए गए थे, तो मेंडल ने जो अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका जो डेटा था उनको उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि भाई मेंडल ने जो प्रयोग किए गए थे ना वो बिल्कुल सत्य थे। तो एक प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की थी, यानी कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोलेंस और आपका एरिन वॉन सेरमक, ठीक है, सेरमक, ठीक है। ये आपके 3 वैज्ञानिक थे। सन 1900 में इन्होंने जो मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनर्खोज की थी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आनुवांशिक शब्दावली। अब देखिए यहाँ पर आनुवांशिक शब्दावली है, यानी कि बहुत आपके लगभग 20-22 शब्द हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज यहाँ से प्रश्न 2018 में बहुत ही रिपीट किए गए हैं, ठीक है। एक एक शब्द के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। तो सबके बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से आज पढ़ेंगे, थोड़े से कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीन के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जीन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जीन होते क्या हैं। तो जीन आपके वे कारक होते हैं, वे फैक्टर होते हैं जो एक किसी लक्षण को, एक किसी कैरेक्टर्स को आपके कंट्रोल करते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं जीन। और मेंडल के द्वारा जो शब्द काम में लिया गया था जीन, उसको जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाम दिया गया था जीन। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जीन शब्द दिया गया था, है ना, आपका जॉनसन वैज्ञानिक था, जिसने आपके मेंडल ने जो प्रयोग किए गए थे उसमें जो फैक्टर काम में दिया गया था वो आपके जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने
उन्हें क्या कहा था, जीन। और आपका जीन होते हैं ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भी आनुवंशिकता की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपके क्या होती है, यानी कि आपका जो हेरिडिटी होती है उसकी आपका एक प्रकार से फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, तो उसे बोलते हैं आपकी जीन्स। ठीक है, और जीन ही होते हैं जो आपके आनुवंशिक लक्षण को, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जीन होते हैं ना वो डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए के। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई जो जीन होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो जीन होते हैं वो आपके डीएनए के बने होते हैं। जीन के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला कि भाई युग्म विकल्पी क्या होते हैं। ठीक है, युग्म विकल्पी इन्हें बोलते हैं एलेलोमोर्फ्स। ठीक है, एलिलोमॉर्फ्स। ठीक है, तो ये आपके युग्म विकल्पी होते हैं। युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छी समझना है युग्म विकल्पी, क्योंकि गाइज ये जो परिभाषा है ना बहुत ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, हम कोई भी लक्षण होता है ना, कोई भी कैरेक्टर्स होता है उसमें दो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब क्या होता है कि भाई आपका, जैसे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई दो प्रकार से हो सकती है, तो सर बौनापन हो सकता है या आपका लंबापन हो सकता है। तो होता क्या है कि कोई भी लक्षण होता है ना उसके अंदर दो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। जैसे हमको बोल दिया जाता है कि भाई आपका कोई गुण है वो किस प्रकार से बदल सकता है ना, जैसे उसका जोड़ा बनाकर आपको दे दे। जैसे एक प्रकार से विलोम शब्द अगर हम दे दिया जाता है कि भाई दिन और रात, या तो दिन होगा या रात होगा, काला गोरा, इस प्रकार से। तो जो भी पेयर बनते हैं ना आपका पॉसिबल जो पेयर होते हैं किसी भी लक्षण के, उन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी। जैसे अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में क्या हो सकता है कि भाई जो बेटा है या तो लंबा पैदा होगा, ठीक है, या तो लंबा पैदा होगा या बोना पैदा होगा। ठीक है, अगर हम मटर की बात करें तो मटर में जो आपका फूल है या तो आपका कैसा प्राप्त होगा, फूल या तो आपका बैंगनी प्राप्त होगा या गुलाबी प्राप्त होगा, तो वो बैंगनी या सफ़ेद प्राप्त होगा। बीज का रंग है या तो हरा प्राप्त होगा या आपका पीला प्राप्त होगा। तो ये आपका जो युग्म होते हैं, ठीक है, जो पेयर पॉसिबल होते हैं ना उनको बोलते हैं युग्म विकल्प। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि भाई लंबाई के, अगर युग्म विकल्प की बात करें लंबाई के, ठीक है, ऊंचाई के या लंबाई के, तो दो होते हैं, टी और टी। तो अगर जहां भी आपको ऐसा मिल जाए ना प्रश्नों में, आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कहीं भी अगर आपको ऐसा मिल जाए कैपिटल टी, ठीक है, क्या कैपिटल टी, तो आपको मानना है कि वो पौधा क्या है, लंबा है। ठीक है, वो पौधा क्या है, लंबा है। और अगर आपको इस चैप्टर में जहां भी छोटा टी मिले, इसको हमको समझना है कि वो पौधा क्या है, बोना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे चैप्टर में अगर आपको कैपिटल टी मिले तो आपको समझना है कि लंबा है, और अगर स्मॉल टी मिले इसका मतलब बोना है। टी का मतलब टाल होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे बड़े का फर्क होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं युग्म विकल्पी। अब देखिए जो युग्म विकल्पी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो समयुग्मजी, एक होते हैं विषम युग्मजी। कैसे कैसे कि भाई हो सकता है कि जो आपके किसी लक्षण को जो निर्धारित करने वाले जो जीन के जो दोनों विकल्प हैं वो क्या समान समान है। ठीक है, यानी कि आपका दोनों के दोनों समान है, यानी कि आपका दोनों कैपिटल टी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों के दोनों लंबे हैं। क्या बोलेंगे इसको, दोनों के दोनों लंबे हैं। या अगर छोटे टी हैं तो क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों क्या है, बोने हैं। ठीक है, और इन्हें भाई शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। समयुग्मजी का मतलब होता है कि दोनों युग्म में जो अंदर रखे गए ना वो आपके सेम है ना। जैसे दो बेटे, किसी आदमी के दो बेटे हुए तो अगर दोनों लंबे लंबे हैं, ठीक है, अगर दोनों ही क्या है लंबे लंबे या दोनों क्या है बोने बोने, तो क्या हो गया, ये आपके दोनों समान हो गए ना, मतलब जो आपका जो पेयर बना वो क्या समान बन रहा है। तो ऐसे जो पेयर होते हैं जिनमें आपके जो जीन के जो आपका युग्म विकल्पी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें बोलते हैं समयुग्मजी। ठीक है, जैसे आपका देखो दो प्रकार से, दोनों कैपिटल टी होनी चाहिए या दोनों स्मॉल टी होने चाहिए। जहाँ पर कैपिटल टी का मतलब क्या है कि भाई लंबे हैं। ठीक है, दोनों क्या शुद्ध लंबे हैं। और स्मॉल टी का मतलब क्या है कि भाई शुद्ध बोने हैं। क्या है, शुद्ध बोने। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, बोने। ठीक है, लेकिन विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है, विषम युग्मजी का मतलब होता है कि अगर जो आपका जो युग्म विकल्पी बने हैं वो क्या है, अलग अलग वाले हैं। मतलब एक लंबा है और एक बोना है, एक लंबा है और एक बोना है। मतलब एक तो लंबा हो गया उसको हमने लिख दिया कैपिटल टी, एक बोना है उसको लिख दिया स्मॉल टी। तो यानी कि आपका दोनों विकल्प हैं वो अलग अलग हैं।
ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे विषम युग्मजी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे यहाँ पर लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और अब ये लगभग 20 शब्दावली हैं जिनको हम देखेंगे। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा क्या है, आपको ये परिभाषा है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहीं पर समझ आ जाएगा। तो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।